किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। शहीद भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी साथियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखे हुए लेख क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसे की पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आज आप सुनेंगे इसकी 5वीं कड़ी। इस कड़ी में जिक्र किया गया है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के गठन के बारे में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन। संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में 1925 में क्रांतिकारी पार्टी के प्रायः सभी प्रमुख नेता काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इससे हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के संगठन को बहुत बड़ा धक्का लगा। केवल चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल गुप्त ही पुलिस की चंगुल से बचकर निकल पाए थे। इनके अतिरिक्त बाहर जो साथी रह गए थे वे सब दूसरी पंक्ति के सिपाही थे। पार्टी को फिर से संगठित करने का दायित्व इन्हीं दूसरी पंक्ति के साथियों पर पड़ा। उस समय अर्थात 1925 में कुछ क्रांतिकारी लाहौर में सक्रिय थे और कुछ कानपुर में फिर से काम आरंभ करने का प्रयास कर रहे थे। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उस समय तक इन दोनों केंद्रों के साथियों के दिमाग साफ नहीं थे। हाँ, एक सही सिद्धांत की तलाश अवश्य आरंभ हो गई थी। इस दिशा में दोनों केंद्रों के साथियों को योग्य मार्गदर्शक भी मिल गए थे। इस समय यानी कि 1925-26 में लाहौर के साथी खासकर भगत सिंह और सुखदेव रूसी अराजकतावादी बाकुनिन से प्रभावित थे। भगत सिंह को अराजकतावाद से समाजवाद की ओर लाने का श्रेय दो व्यक्तियों को है, कॉमरेड सोहन सिंह जोश और लाला छबील दास। जोश एक मशहूर कम्युनिस्ट नेता और कीर्ति नाम की पंजाबी मासिक पत्रिका के संपादक थे। वे भगत सिंह से विभिन्न विषयों पर बातचीत करते और उन्हें कीर्ति में लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लाला छबील दास तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, जो नेशनल कॉलेज के नाम से भी प्रसिद्ध था, के प्रधानाचार्य थे। वे नौजवान क्रांतिकारियों को बतलाते रहते थे कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। भगवती चरण वोहरा का समाजवाद की तरफ आरंभ से ही रुझान था। सोहन सिंह जोश का सारा मार्गदर्शन और लाला छबील दास के किताबों के बारे में सारे सुझाव पुस्तकों के अभाव में व्यर्थ ही रह जाते। इस आवश्यकता को कुछ हद तक पूरा किया लाला लाजपत राय की द्वारकादास लाइब्रेरी ने। इस पुस्तकालय में राजनीति संबंधी पुस्तकों का अच्छा संग्रह था, जिसमें मार्क्सवादी और सोवियत रूस पर ऐसी पुस्तकें शामिल थीं जिन्हें सरकार ने जब्त नहीं किया था। लाहौर के क्रांतिकारियों ने उस पुस्तकालय से पूरा लाभ उठाया। उस काम में उन्हें पुस्तकालय के अध्यक्ष और क्रांतिकारियों के हमदर्द श्री राजाराम शास्त्री से काफी सहायता मिली। पुस्तकें प्राप्त करने का एक और भी सोर्स था रामकृष्ण एंड सन्स नाम की किताबों की एक दुकान। ये दुकान अनारकली बाजार में थी और उसके पास इंग्लैंड से जब्त शुदा पुस्तकें मंगवाने की अच्छी व्यवस्था थी। पंजाब के क्रांतिकारियों ने, खासकर भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने इन सुविधाओं से पूरा लाभ उठाया। श्री राजाराम शास्त्री ने एक बार इन पंक्तियों के लेखक से कहा था कि भगत सिंह वस्तुतः पुस्तकों को पढ़ता नहीं, निगलता था, लेकिन फिर भी उसकी ज्ञान की पिपासा सदा अनबुझी ही रहती थी। भगत सिंह पुस्तकों का अध्ययन करता, नोट्स बनाता, अपने साथियों से उन पर विचार विमर्श करता, अपनी समझ को नए ज्ञान की कसौटी पर आत्मालोचनात्मक ढंग से परखने का प्रयास करता और इस प्रक्रिया में अपनी समझ में जो जो गलतियां दिखलाई पड़ती उन्हें सुधारने की कोशिश करता। इन सब बातों ने पंजाब ग्रुप को तेजी के साथ आगे बढ़ने में मदद की। परिणाम स्वरूप 1928 के आरंभ में उन्होंने अराजकतावाद को छोड़कर समाजवाद को ध्येय के रूप में स्वीकार कर लिया। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने मार्क्सवाद को पूरी तरह से समझ लिया था। अतीत के प्रभाव से अभी पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पाया था। कानपुर के साथी भी ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी आगे बढ़ने की गति में वो तेजी नहीं थी जो लाहौर के साथियों में थी। कानपुर में राधा मोहन गोकुल जी, सत्यभक्त और मौलाना हसरत मोहानी अपने को कम्युनिस्ट कहते थे। इनमें से राधा मोहन जी का नाम
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके पास पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। अध्ययनशील व्यक्ति होने के साथ ही वे एक सशक्त लेखक भी थे। 1927 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कम्युनिज्म क्या है। सरल और सीधी सादी भाषा में इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने हिंदी के पाठकों के सामने कम्युनिस्ट सिद्धांत के प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत किया था। इन पंक्तियों के लेखक को भी कम्युनिज्म का पहला सबक राधा मोहन जी से ही मिला था। राधा मोहन जी कट्टर नास्तिक थे। ईश्वर, धर्म, अंधविश्वास आदि पर उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में काफी कुछ लिखा था। उनका ये रूप देखकर हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने उन्हें आधुनिक चार्वाक कहकर पुकारा था। सत्यभक्त का कम्युनिज्म आध्यात्मवादी रंग का था और मौलाना हसरत मोहानी के विचार कम्युनिज्म और इस्लाम की खिचड़ी कहे जा सकते थे। इन कमजोरियों के बावजूद सोवियत रूस और साम्यवाद को हिंदी भाषा भाषी जनता के बीच जनप्रिय बनाने में इन तीनों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर के युवा क्रांतिकारियों ने समाजवाद की प्रथम दीक्षा इन्हीं महानुभावों से प्राप्त की थी। शौकत उस्मानी भी विजय कुमार सिन्हा के माध्यम से कानपुर ग्रुप के संपर्क में थे, लेकिन हम लोगों को उनसे किसी प्रकार का सैद्धांतिक मार्गदर्शन नहीं मिल सका था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से भी, जो कानपुर की बहुत बड़ी मशहूर हस्ती थे, क्रांतिकारियों को हर तरह की सहायता मिलती रहती थी। वे राजनीतिक अध्ययन और जनता के बीच काम पर विशेष रूप से बल देते थे। इस सब के परिणाम स्वरूप कानपुर के साथियों का झुकाव भी समाजवाद की तरफ हो गया था, लेकिन ये झुकाव बुद्धि संगत होने की बजाय भावात्मक अधिक था। उस समय तक कानपुर ग्रुप चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल गुप्त से संपर्क स्थापित कर चुका था। ये दोनों साथी काकोरी षड्यंत्र केस में फरार घोषित किए जा चुके थे। ये थी पृष्ठभूमि जब 1928 के आरंभ में भगत सिंह ने विभिन्न दलों को मिलाकर क्रांतिकारियों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का विचार अपने साथियों के सामने रखा। उनके प्रस्ताव इस प्रकार थे: का समय आ गया है कि हम समाजवाद को साहस के साथ अपना अंतिम लक्ष्य घोषित करें। खा पार्टी का नाम तदनुसार बदला जाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। गा हमें सिर्फ उन्हीं कामों को हाथ में लेना चाहिए जिनका सीधा संबंध जनता की जरूरतों और भावनाओं से हो सकता है, और हमें मामूली पुलिस अधिकारियों अथवा भेदियों को मारने में अपनी शक्ति और समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। घा धन के लिए हमें सरकारी खजाने पर ही हाथ डालना चाहिए और यथासंभव निजी घरों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और अंगा सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना चाहिए। भगत सिंह ने इन सब मुद्दों पर लाहौर और कानपुर के अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया और चंद्रशेखर आजाद तथा कुंदन लाल की सहमति भी ले ली। इसके बाद ये तय किया गया कि विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली में आयोजित की जाए। 5 प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन इनमें से 4 प्रांतों ने ही अपनी स्वीकृति दी। बंगाल को मीटिंग में भाग लेने के लिए हम राजी नहीं कर पाए। इस संबंध में एस.एन. मजुमदार ने लिखा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बंगाल के प्रतिनिधियों ने मीटिंग में भाग नहीं लिया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे आतंकवाद तथा हिंसा के खिलाफ थे। ये सही नहीं है। पार्टी की ओर से स्वयं मुझे ही अगस्त 1928 के अंतिम सप्ताह में कलकत्ता भेजा गया था ताकि बंगाल के साथियों के साथ प्रस्तावों पर बातचीत करके उन्हें दिल्ली मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित किया जा सके। संपर्क मिला था वाराणसी के एक तारापद भट्टाचार्य से। कलकत्ते में मेरा परिचय जिन सज्जन से कराया गया उनके बारे में कहा गया कि वे अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं। देखने से वे बुजुर्ग लगते थे। उनका शरीर मोटा और थुलथुला था और उनका व्यवहार बड़ा ही अरुचिकर था। उनकी बातचीत और हाव भाव से मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूँ वो तानाशाही प्रवृत्ति वाला एक दंभी एवं बड़ा अहंकारी व्यक्ति है। 4-5 नौजवान लड़के जो बराबर वहाँ मौजूद रहे उन्हें सुशीलता कहकर संबोधित करते थे। मैंने जैसे ही उनके कमरे में प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने यूपी ग्रुप को काकोरी कांड के लिए डांटना फटकारना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने ये काम हम लोगों से पूछे बगैर क्यों किया, और अब सारा संगठन चौपट कर देने के बाद हमसे सहायता मांगने आने से क्या फायदा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कोई सहायता मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ मुद्दों पर बातचीत करने और आपको दिल्ली मीटिंग के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। इसके बाद मैंने एक एक करके सभी प्रस्तावों के बारे में उन्हें बतलाया और उनसे दिल्ली मीटिंग में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी शर्तों पर ही मीटिंग में भाग ले सकेंगे और मुझसे ये आश्वासन मांगा कि उनकी शर्तें मान ली जाएं। उनकी शर्तें इस प्रकार थी
कि हम लोग समाजवाद या कम्युनिज्म से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। ख कि पार्टी का नाम नहीं बदला जाएगा। ग कि हमें सरकार से सीधे भिड़ा देने वाले काकोरी जैसे काम भविष्य में हमसे पूछे बगैर नहीं किए जाएंगे। घ कि केंद्रीय कमेटी जैसी कोई चीज नहीं होगी और हम लोगों को केवल उन्हीं के माध्यम से बंगाल के मातहत रहकर काम करना होगा। अंगा कि हम लोगों को अपनी गतिविधियां सिर्फ संगठन बनाने, हथियार और पैसा जमा करने तक ही सीमित रखनी होगी। चा कि पैसे के लिए सिर्फ अराजनीतिक कामों की ही इजाजत होगी। मैंने उन्हें इस बात पर राजी करने की कोशिश की कि वे बगैर किसी प्रकार की शर्तें लगाए खुले दिल से मीटिंग में आएं और सभी बातों पर बहस में हिस्सा लें। उन्होंने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। चूंकि उनकी सभी शर्तें हमारे प्रस्तावों से बिल्कुल भिन्न थीं, इसलिए मैंने विनम्रतापूर्वक उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया और इन कारणों से दिल्ली मीटिंग बंगाल के साथियों की अनुपस्थिति में ही करनी पड़ी। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख कर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।